हेलो बच्चों। ईयर था 1887। हर्ट्ज ने डिस्कवर किया था एक नए नेचुरल फिनोमिना को जो उससे पहले नहीं जानते थे कि होता भी है। फिनोमिना का नाम था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उन्होंने जस्ट देखा कि भाई ऐसा कुछ हो रहा है। उसके लगभग 10 से 15 साल के दौरान, मतलब लगभग 1890s से 1900 के बीच में, कई सारे ऐसे ऑब्जर्वेशंस लिए गए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो उस समय तक की जानकारी के हिसाब से एक्सप्लेन नहीं हो रहा था कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, लाइट और मैटर के बीच में इंटरेक्शन क्यों ऐसा हो रहा है, अजीब सा एक्सप्लेन नहीं हो रहा था। ठीक। अच्छा, पैरेलली 1900 में एक बहुत ही एस्टैब्लिश्ड फिजिसिस्ट, केल्विन नाम था उनका, उन्हीं के नाम पर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो केल्विन ने ये एक स्टेटमेंट दिया कि फिजिक्स में तो जो होना था सो हो चुका है, और अब जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होंगे वो सब के सब केवल और ज़्यादा एग्जैक्ट मेजरमेंट्स के लिए होंगे। मतलब उन्हें ऐसा लगता था, या उस समय के साइंटिस्ट्स को ऐसा लगता भी होगा शायद, कि भाई फिजिक्स में जितना भी होना था, न्यूटन्स लॉज, थर्मोडायनेमिक्स, जो कुछ भी होना था सो हो चुका है। लॉज जितने एस्टैब्लिश होने हैं हो चुके हैं। अब कुछ भी नया नहीं होने वाला है। द एंटायर नॉलेज ऑफ फिजिक्स इज नाउ कंप्लीट। उन्होंने 1900 में बोला। उन्होंने तो ये भी बोला था, खैर ये एक कोइंसिडेंस था, उन्होंने ये भी बोला था कि एरोप्लेन वगैरह ये फिजिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है कि भाई लॉन्ग डिस्टेंसेस में एरोप्लेन्स का यूज़ किया जाए। अच्छा, लगभग 5 साल बाद 1905 आते हैं एल्बर्ट आइंस्टीन, पब्लिश करते हैं अपना पेपर एक्सप्लेनिंग द स्ट्रेंज फिनोमिना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। याद रखो, एक्सप्लेनिंग द ऑब्जर्वेशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जिसका एक्सप्लेनेशन पहले नहीं था, उन्होंने एक्सप्लेन किया उसे। और उनके एक्सप्लेनेशन के वजह से एक बहुत ही फंडामेंटल बात हम लोग सीखे, लाइट का मैटर के समय, मैटर के साथ इंटरेक्शन के समय जो शो होता है। और उस इंफॉर्मेशन से हम लोग आगे बहुत ज़्यादा यूज़ करके इस इंफॉर्मेशन का बहुत सारी नई नई बातों को भी सीखे। तो ये जो ईयर है 1900 से लेके 1905 का, मतलब इसके बाद 1900 के बाद किया हुआ कोई भी फिजिक्स का काम कहलाता है ये कि मॉडर्न फिजिक्स है। ये मॉडर्न फिजिक्स मतलब 100 साल पहले की हुई बातें, वही मॉडर्न माना जाएगा। तो मॉडर्न फिजिक्स का मतलब केल्विन के स्टेटमेंट के बाद कि फिजिक्स में सब कुछ हो चुका है, उसके बाद जो कुछ भी हुआ फिजिक्स में वो कहलाता है मॉडर्न फिजिक्स 1900 के बाद। और जो 1900 के बाद हम लोगों ने सीखा फिजिक्स में, हम लोगों ने मतलब सभी लोगों ने जो सीखा फिजिक्स में, तो हमें यह समझ में आया कि आज तक तो कुछ पता ही नहीं था फिजिक्स में। हमने सीखा क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में, जो कि एंटायर केमिकल बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करता है, पूरी की पूरी केमिस्ट्री का वो बेसिस है। हमने सीखा जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। क्वांटम मैकेनिक्स के ही आधार पर फिर वेव नेचर ऑफ मैटर के बारे में हम लोगों ने सीखा, ट्रांजिस्टर्स के बारे में सीखा, जितने इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्विपमेंट्स हैं सभी उसी पर बेस्ड है। ठीक। और इन सब के जड़ में एकदम जाएंगे तो भाई है बातें जो निकल के आती हैं जहां से, वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन है ना, जो एल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था, और भी रिवॉल्यूशनरी काम किया उन्होंने, जिसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर तरीके से बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए सीख रहे होंगे, पर्टिकुलरली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जितना तुम इमेजिन कर सकते हो उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और तुम्हारी नॉलेज को बढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आगे जो कुछ भी तुम पढ़ाई करोगे फिजिक्स में, कम से कम उसके बेसिस में भी, उसके फंडामेंटल्स में भी इसका बहुत ज़्यादा रोल रहेगा। तो इस वीडियो को मैं यूट्यूब पर भी डाल रहा हूँगा, पर्टिकुलरली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के पूरे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन को पब्लिकली आप देख पा रहे होंगे। तो
ये बात भी याद रखना कि केवल लेक्चर देखने से कुछ भी नहीं होता। आपको केवल मिसकंसेप्शन होगा कि आप समझ रहे हैं बातों को। आप प्रॉपरली नोटबुक लेके, अब मैं हिस्ट्री वगैरह के बारे में नहीं बात करूंगा, मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लिए हुए ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, और उसके बाद मैं आपको छोड़ दूंगा कि भाई आप खुद से इमेजिन करो कि कैसे इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। एल्बर्ट आइंस्टीन भी किए ही थे, तो तुम भी एक्सप्लेन कर सकते हो, उनको भी कोई बताने नहीं गया था। तो इसी मेथड से हम लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और देखते हैं क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो टॉपिक का नाम लिख दो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सीखने के भी पहले देखिए कुछ बेसिक बातों को समझ लो, जैसे कि थोड़ा ध्यान देना। मान लो ये एक मेटालिक सरफेस है, ये एक मेटालिक शीट है। अब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक। तो कोई एक फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब जो किसी एक एटम से बंधा हुआ नहीं है, यह कोई एक मेटालिक सरफेस था, इस पर का कोई एक इलेक्ट्रॉन गलती से ही सही लेकिन इस सरफेस को छोड़ के बाहर निकल जाता है। मान लो ऐसा हुआ किसी कारण से, तो ये एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर निकलेगा, तो जस्ट मेटालिक सरफेस के जस्ट बाहर में अगर कोई नेट चार्ज रहेगा तो यहां पर चार्जेस इंड्यूस होंगे। ऐसा होगा, यहां पर चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे, और ये जो चार्जेस हैं ये खुद अपने आप में कैपेबल होंगे इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को, जो कि गलती से बाहर चला गया था, इसको खींच के अंदर लाने के लिए। दे वुड बी कैपेबल एनफ, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो जस्ट हम लोग सीखेंगे, लेकिन उससे पहले और ज्यादा फंडामेंटल बातें लिखें आप नोटबुक में। इफ एन इलेक्ट्रॉन गेट्स ejected from, if an electron, थोड़ी सी गलती हुई, if a free electron कर दो, if a free electron gets ejected from a metallic surface, तो मैं अभी जस्ट क्या बोला कि जैसे ही ये फ्री इलेक्ट्रॉन इस मेटालिक सरफेस को छोड़ के बाहर निकलेगा, कुछ पॉजिटिव चार्जेस इस इलेक्ट्रॉन के जस्ट नजदीक में इंड्यूस होंगे, जो कि इसी इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेंगे, खींच लेंगे वापस। चार्जेस ऑफ अपोजिट पोलैरिटी will get induced on the surface। ये तो चार्जेस के इंडक्शन के बारे में हमने लिखा, और नेक्स्ट बात है फिर कि ये इंड्यूस्ड चार्जेस इस इलेक्ट्रॉन को वापस खींच लेंगे सरफेस के अंदर। these induced charges will pull back the ejected इलेक्ट्रॉन। तो ये सब मैं बता क्यों रहा हूं? सिर्फ एक स्टेटमेंट को एस्टैब्लिश करने के लिए कि एक इलेक्ट्रॉन का ना मेटालिक सरफेस से निकल जाना इतना भी आसान नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन अगर गलती से मजाक में अगर बाहर निकल जाए तो उसको खींचने के लिए बहुत सारे लोग लगे हुए हैं वहां पर। उस इलेक्ट्रॉन को सरफेस को छोड़ के अगर निकलना ही है तो उसको सफिशिएंट अमाउंट में, नॉन जीरो सफिशिएंट अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी की जरूरत पड़ेगी जस्ट निकलते समय।
ताकि अगर पॉजिटिव चार्जेस उसको वापस खींचे भी तो ये इलेक्ट्रॉन के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी हो कि वो बाहर इंफिनिटी तक निकल के पहुंच सके। जस्ट लाइक अर्थ से अगर कोई पार्टिकल को फेंको, किसी एक ऑब्जेक्ट को फेंको बाहर की तरफ, स्पेस की तरफ, अर्थ के बाहर की तरफ अगर किसी एक पार्टिकल को फेंको, एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल मान के, कम स्पीड से फेंकोगे वापस आ जाएगा, और ज्यादा स्पीड से फेंकोगे और ज्यादा दूर जाके वापस आएगा, लेकिन सफिशिएंट स्पीड से अगर फेंकोगे तो वापस नहीं भी आ सकता। लगभग वैसा ही सिचुएशन यहां पर भी है। ठीक, तो यही स्टेटमेंट को बताने के लिए ही मैं इतनी बात बताया आपको। स्टेटमेंट ये है, सो सम नॉन जीरो sufficient amount of kinetic energy will be required for ejected electron टू कंप्लीटली गेट इजेक्टेड भी लिख सकते हो, या फिर तुम ये लिख सकते हो टू रीच इंफिनिटी। इलेक्ट्रॉन्स को इंफिनिटी तक, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मेटालिक सरफेस से छोड़ के इंफिनिटी तक पहुंचने के लिए, फिर से फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मेटालिक सरफेस को छोड़ के इंफिनिटी तक पहुंचने के लिए टेंडिंग टू जीरो काइनेटिक एनर्जी की जरूरत है? नहीं, एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अच्छा, इसी काइनेटिक एनर्जी को कहा जाता है वर्क फंक्शन। लिख दो इस बात को, दिस मिनिमम काइनेटिक एनर्जी रिक्वायरमेंट, दिस मिनिमम काइनेटिक एनर्जी रिक्वायरमेंट is called वर्क फंक्शन। अच्छा, मैं पहले बता दे रहा हूं आपको, ये जो चैप्टर हम लोग सीख रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, हाईली थियोरेटिकल है। इसमें क्वेश्चंस को 10 सेकंड में, 20 सेकंड में आप सॉल्व कर ले रहे होगे। अगर कैलकुलेशन रहेगा तो मैक्सिमम 30 से 40 सेकंड में। लेकिन नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये मैकेनिक्स के जैसा नहीं है कि थोड़ा सा सीखेंगे उसके बाद ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। ये यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ मैं कि आपको लिखना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, और उसी का रिवीजन करते करते आपको कई बार रिवीजन करने के बाद बातें समझ में आना शुरू होंगी। ठीक, ऑब्वियसली क्वेश्चंस भी हम लोग कर रहे होंगे। खैर, तो दिस मिनिमम काइनेटिक एनर्जी रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। सीधी बात, वर्क फंक्शन एक नया फिजिकल क्वांटिटी हम लोगों ने डिफाइन किया। तुरंत ये मेंशन करना चाहिए कि इसका एसआई यूनिट क्या होगा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, यानी कि, और साथ में ये एक स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी। तो सीधी बात, ये वर्क फंक्शन रिलेटेड है काइनेटिक एनर्जी जैसे चीज से। तो इसका सीधा मतलब ये निकला कि इट मस्ट हैव एसआई यूनिट इन टर्म्स ऑफ जूल, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और दूसरी बात, ऑब्वियसली ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, अच्छा, यहीं पर फिर ये जो जूल है, ये हमारे सराउंडिंग में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, 1 kg का एक ऑब्जेक्ट है, 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी वगैरह निकालने के लिए जूल का हम लोग, इस यूनिट का हम लोग यूज करते हैं। लेकिन जब हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, एटॉमिक इंटरैक्शंस के बारे में बात कर रहे होते हैं, यानी कि ओवरऑल पूरे मॉडर्न फिजिक्स में ही जो हम लोग एनर्जी के यूनिट का यूज करेंगे वो थोड़ा सा डिफरेंट है। उसके बारे में ज़रा 1 मिनट रुक के डिस्कशन कर लिया जाए। ध्यान से सुनना ज़रा। मान लो कि ये एक सरफेस है जहां पर पोटेंशियल है 0 वोल्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ठीक, और मान लो यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का वैल्यू है 1 वोल्ट।
ठीक, ये दो अलग अलग सरफेसेस हैं, मतलब इमेजिनरी सरफेसेस हैं। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये फर्स्ट सरफेस और ये सेकंड सरफेस, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होना चाहिए? तो ऑब्वियसली आपको शायद याद होगी बातें। इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टुवर्ड्स लो पोटेंशियल, तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जिस्टेंस होना चाहिए। और अगर किसी एक इलेक्ट्रॉन को आप 0 वोल्ट वाले सरफेस पर रिलीज कर दोगे तो ऑटोमेटिकली इट विल मूव टुवर्ड्स द हायर पोटेंशियल डायरेक्शन। यह सरफेस नंबर 2 के तरफ ऑटोमेटिकली जाने लगेगा, और सरफेस नंबर 2 तक जाने के दौरान इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी लगातार बढ़ रही होगी। अब फिर से एक इलेक्ट्रॉन अगर 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस को क्रॉस करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी की मात्रा जितनी बढ़ जाती है, 1 इलेक्ट्रॉन क्रॉसेस 1 वोल्ट ऑफ potential difference, then change in its kinetic energy, ठीक है, change in its kinetic energy is, अब जरा देखो तो कितना आएगा। जितना पोटेंशियल एनर्जी चेंज करेगा उसका जस्ट रिवर्स अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी भी चेंज करना चाहिए। जितना पोटेंशियल एनर्जी घटेगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो ऑब्वियसली 0 वोल्ट से 1 वोल्ट में गया है तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जो कि माना जाता है कन्वेंशनली 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलॉम्ब, दिस इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, multiplied by the potential difference in which through which it undergoes। पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू 1 वोल्ट है ना। तो ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आया वो माइनस में 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलॉम इंटू वोल्ट। वोल्ट का ही दूसरा नाम जूल पर कूलॉम होता है, तो ये फाइनली बन गया जूल। इतना से पोटेंशियल एनर्जी चेंज किया तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के मुताबिक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू प्लस में होना चाहिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। फिर से ये जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन के द्वारा अचीव किया हुआ 1 वोल्ट यूनिट वोल्ट को क्रॉस करने में, दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी, दिस अमाउंट ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो नोन एज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसका नाम यह है तो है, मीनिंग ये निकला कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है इसे। दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। ठीक, तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसी के टर्म्स में हम लोग एनर्जी के बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे एंटायर यूनिट में। ठीक, अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू नहीं हुआ है, अभी सिर्फ मैं आपको ये बताया वर्क फंक्शन। तो जो वर्क फंक्शन में बता रहा था वो वर्क फंक्शन का ऑर्डर जो होता है ना, हालांकि मुझे ये बताना नहीं चाहिए, स्ट्रांगली रिकमेंडेड है कि आप एनसीईआरटी बुक में वर्क फंक्शन का एक टेबल बना हुआ है अलग अलग मटेरियल्स के लिए। फॉर एग्जांपल सोडियम का एक सरफेस है, उसे एक इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने के लिए, ठीक, जो भी काइनेटिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो वर्क फंक्शन कहलाएगा। तो सोडियम के लिए वर्क फंक्शन कितना है ये लिखा हुआ है उसमें, सीजियम के लिए कितना है, एल्यूमिनियम के लिए कितना है, वो सब कुछ लिखा हुआ है उसमें। जरा सोचना तुम खुद से, अच्छा वर्क फंक्शन इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप 5 से ज्यादा तो कभी नहीं पाओगे, ठीक है। लेकिन आप उसी टेबल को देखना है एनसीईआरटी बुक में, उसमें आप ये पाओगे कि किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का वर्क फंक्शन काफी कम है।
इसका मतलब क्या हुआ? बड़े ही आसानी से इलेक्ट्रॉन वहां से वापस बाहर निकल जा रहा है, या फिर कठिनाई हो रही है इलेक्ट्रॉन्स को निकलने में? जिस सरफेस का वर्क फंक्शन कम होगा वहां पर से फ्री इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकलना आसान होगा। तो जरा ऑब्जर्व करना तुम कि किस एलिमेंट के लिए, है ना, किस एलिमेंट के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकलना सबसे आसान है, और उसका रीजन क्या होता होगा तुम गेस करना। ठीक, चलिए, तो अब हम लोग खासा बात करेंगे स्पेसिफिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। तो अब ये तो चैप्टर का नाम लिखे थे पिछली बार, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब टॉपिक का नाम लिख रहे हैं हम लोग, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आखिर है क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत ही ज्यादा सिंपल सा एक फिनोमिना है। ठीक, अननेसेसरली लोग इसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। तुम भी जब समझ जाओगे तुमको भी बहुत ज्यादा आसान लगेगा। अगर ये कोई मेटालिक सरफेस है, अगर ये कोई मेटालिक सरफेस है, मैं आपको अभी तक ये बताए हुए हूं कि इससे इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, फ्री इलेक्ट्रॉन का फ्री में बाहर निकल जाना, ये लॉजिकल नहीं है। अभी तक हम लोग इतना सीखे। तो कुछ ना कुछ एनर्जी अचीव करने के बाद ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाएगा। इन्फिनिटी बाहर निकलना मतलब इन्फिनिटी तक जाना। ठीक, पहला उपाय है, या तो आप इसको गर्म करिए, इस मेटालिक सरफेस को गर्म करिएगा, इलेक्ट्रॉन्स के पास रैंडम वाइब्रेशन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ते चली जाएगी, जिससे कि वो कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि वो बाहर निकल सकेगा। नहीं भी निकल सकता है, लेकिन निकल भी सकता है। एक तो ये उपाय है। दूसरा एक और उपाय है कि आप इससे करंट पास करिए, या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग लगा दीजिए, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने लगें, ताकि बहुत कुछ किया जा सकता है। लेकिन अगर इस मेटालिक सरफेस पर लाइट इंसिडेंट हो, ठीक, ये रेडिएशन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। लाइट मतलब एक्सरे भी हो सकता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम में कोई भी हिस्सा, मैं उसको लाइट बोल रहा हूं। लाइट अगर इस सरफेस पर इंसिडेंट हो और लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन इतना एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले कि वो भाई इलेक्ट्रॉन इस सरफेस को छोड़ के, मेटालिक सरफेस को छोड़ के बाहर निकल जाए। लाइट का सरफेस पर आना, एनर्जी का एब्जॉर्ब होना, और इलेक्ट्रॉन का सरफेस को छोड़ के बाहर निकल जाना, दिस कंप्लीट प्रोसेस इटसेल्फ इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है ना? तो आप इसी बात को लिख दें जरा साफ साफ। इसके अलावा कुछ भी नहीं है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बस चैप्टर खत्म। ठीक है, हर्ट्ज ने इतना ही डिस्कवरी किया था पहले कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में लिखें कि व्हेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ मेटालिक सरफेस, when free electrons of a metallic surface get ejected from the surface, get ejected from the surface। अब इजेक्ट तो कई तरह से हो सकते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात, बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी फ्रॉम इंसिडेंट रेडिएशन, by absorbing energy from incident radiation। आप अच्छे से लिखना, the phenomena is called photoelectric effect। the phenomena is known as photoelectric effect।
क्या हम लोगों को इस चैप्टर में बहुत लिखना पड़ेगा? हाँ, बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा, लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल रहेंगी। आपको कम से कम 2 बार रिवीजन भी करना होगा प्रॉपरली, और 2 बार रिवीजन करने के बाद प्रोवाइडेड आप क्वेश्चंस भी किए हैं और एनसीईआरटी बुक का प्रॉपर थॉरोली रीडिंग भी लगाए हुए हैं, उसके बाद से इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इस लेक्चर को देख लेंगे उसके बाद आपको सब कुछ आ जाएगा। ऐसा अगर कोई बोलता है तो वो झूठ बोल रहा है, या बोल रही है तो झूठ बोल रही है। खैर, दिस इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो मेरा अगला क्वेश्चन यह है फिर कि क्या हमारे सराउंडिंग में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लगातार हो रहा है? हाँ, किसी मेटालिक सरफेस पर लाइट पड़ रही होगी। मेटालिक सरफेस पर लाइट अगर पड़ रही होगी तो ऐसा बिल्कुल प्रोबेबिलिटी है कि कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन होगा फ्री वाला, जो कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उस सरफेस को छोड़ करके बाहर लगातार निकल रहा होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारे सराउंडिंग में लगातार हो रहा होता, तो ऑब्जर्व क्यों नहीं कर पाते? अरे, इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करना मामूली बात थोड़ी ना है। ठीक, एक तो इलेक्ट्रॉन निकला है बाहर, बहुत छोटा है, मास भी बहुत कम है, चार्ज की अमाउंट भी बहुत कम ही माना जाएगा। तो एक तो इतना छोटा सा इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, और उस मेटालिक सरफेस के जस्ट बाहर है क्या? एयर। तो एयर में जाके, एयर में भी तो पार्टिकल्स हैं, एयर में जाके वो खो जाएगा। कोई ना कोई एटम के साथ वो इंटरैक्ट करके उसी के साथ आयन बना के कहीं ना कहीं चला जाएगा वो। तो एयर में वो खो जाएगा, चूंकि इस वजह से उस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व कर पाना ये बहुत कठिन काम है। समझे मैं क्या बोला? ओवरऑल मैं बोला ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारे सराउंडिंग में हो रहा होता है। जैसे मान लो ये पेन है, अगर मेटालिक हो, मेरे पास होगा, रुको, जैसे ये पेन है, ठीक, देखने में मेटालिक लग रहा है, तो शायद सरफेस पर एकदम मेटालिक सरफेस होगा भी ये। इस पर लाइट अगर इंसिडेंट है तो बिल्कुल ऐसा होगा कि रेडिएशंस इस पर इंसिडेंट होंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन्स इससे बाहर निकल रहे होंगे, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमिना हो रहा होगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक का फिनोमिना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट continuously occurs in our surrounding, but it is difficult to observe it. लिखो इस बात को, फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमिना या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट is a common phenomena but is difficult to experimentally observe it to occur. मतलब होते हुए ऑब्जर्व कर पाना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, यह थोड़ा सा कठिन काम है। अब कैसे ऑब्जर्व किया जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, यह समझने की कोशिश करो। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बस इतना ही बात करेंगे कि कैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक, और वो भी स्टेप बाय स्टेप सीख रहे होंगे। डायरेक्ट फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचना बहुत ज्यादा सजेस्टेड नहीं होता, याद भी नहीं रहेगा आपको। तो लिखिए टॉपिक का नाम, एक्सपेरिमेंटल सेटअप, एक्सपेरिमेंटल सेटअप टू ऑब्जर्व। अब चलो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को मैं लिखा करूंगा पीईई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वो क्या एक्सपेरिमेंटल सेटअप होना चाहिए ताकि हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सच में होते हुए गारंटी के साथ कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ, इस बात की गारंटी है, कैसे हम लोग पता कर सकें कि ऐसा हुआ है। देखो, सबसे पहला काम, एक सरफेस है, मान लो एक मेटालिक सरफेस है, जिंक का है, एल्यूमिनियम का है, कोई भी है, ठीक, ये एक मेटालिक सरफेस है, इस पर रेडिएशन इंसिडेंट हुआ। स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, दिस इज स्टेप नंबर 1 फॉर आवर एक्सपेरिमेंटल सेटअप डेवलपमेंट, ठीक।
इस पर रेडिएशन इस तरह से इंसिडेंट है और इलेक्ट्रॉन ऐसे करके बाहर निकला मान लो, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के कहाँ गया? एयर है ना सराउंडिंग में, एयर में जाके ये तुरंत खो जाएगा, आप इसे ढूंढ नहीं पाएंगे। ये कहाँ गया, ढूंढो ढूंढो, नहीं मिलेगा। वो इलेक्ट्रॉन है वो, और हाईली रिएक्टिव, इससे ज़्यादा रिएक्टिव यूनिवर्स में कुछ भी नहीं होता होगा, जो मिले उसके साथ जुड़ जाएगा ये। खैर, तो सबसे पहला स्टेप इस एयर को हटाना पड़ेगा हमें और वैक्यूम बनाना होगा, ताकि इलेक्ट्रॉन निकले तो वो कुछ समय तक के लिए सराउंडिंग में रहे, ताकि उसे हम लोग ढूंढ सकें। पहला स्टेप ही ये है कि डेवलपमेंट ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम बनाने के लिए एक वैक्यूम चैम्बर की जरूरत पड़ेगी। ऐसे शेप कुछ भी हो, स्कीमेटिक डायग्राम है ये, एक वैक्यूम चैम्बर की जरूरत पड़ेगी। अब लेकिन इशू ये हो गया, प्रॉब्लम ये हो गई कि वैक्यूम चैम्बर के अंदर में इस सरफेस को रखोगे तो लाइट कैसे भेजोगे इस पर? तो ख्याल ये रखना होगा आपको कि ये ट्रांसपेरेंट रहे ये वैक्यूम चैम्बर, ताकि लाइट तो अंदर पहुंच ही सके। ठीक है, ये वाला सरफेस इस वैक्यूम चैम्बर का होना चाहिए ट्रांसपेरेंट। दूसरी बात, अंदर में एग्जिस्ट करना चाहिए वैक्यूम। क्यों? मैं ऑलरेडी बताया आपको, ताकि इलेक्ट्रॉन कुछ समय तक के लिए तो रहे यहां पर, ठीक, सराउंडिंग में, ऑब्जर्वेशंस के लिए। अब थोड़ी ट्रिकी बात सुनना जरा ध्यान से। मान लो मैंने वैक्यूम भी स्टैब्लिश कर दिया और इलेक्ट्रॉन सच में बाहर निकल भी रहा है, ठीक, तो मेरा एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए, मुझे ये बताओ, वैक्यूम है सराउंडिंग में, ठीक, मुझे ये बताओ कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया इस सरफेस को छोड़ के, सच में रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके वैक्यूम में निकल गया ये इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन का नाम है इलेक्ट्रॉन नंबर 1, ठीक। अब इस इलेक्ट्रॉन के निकल जाने के बाद फिर लाइट अभी भी आ रही थी इस सरफेस पर, मेटालिक सरफेस पर, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकला, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकला। मेरा सवाल बस इतना सा है कि क्या पहले इलेक्ट्रॉन को निकलना जितना आसान था, क्या उतना ही आसान दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी निकलना था? यही सवाल है। खैर, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए मान लो, तो तीसरे इलेक्ट्रॉन को भी निकलना क्या उतना ही आसान होगा? सोचो जरा इस पर। शुरुआत से पहला इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकलेगा, या पहला इलेक्ट्रॉन भी नहीं निकला था उस समय, तो ये न्यूट्रल था, मेटालिक सरफेस ये पूरी तरह से न्यूट्रल था, ठीक। अब एक इलेक्ट्रॉन जब निकल गया, वैक्यूम में चला गया, तो अब ये न्यूट्रल नहीं रह गया ना, ये पूरा का पूरा मेटालिक सरफेस, और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। होगा कि नहीं ऐसा? एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो इस मेटालिक सरफेस पर ओवरऑल 1 यूनिट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर पॉजिटिव पोलैरिटी का चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब की बार दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन को ना निकलना कठिन हो जाएगा। मैं बस जनरल टर्म्स में बता रहा हूं कि इसका निकलना आसान था, फिर भी थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन फिर भी आसान ही था। लेकिन सेकंड वाले इलेक्ट्रॉन को निकलना ये डिफिकल्ट था। क्यों? क्योंकि सेकंड वाले इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए ये पहले से मौजूद पॉजिटिव चार्ज था। पहले वाले इलेक्ट्रॉन को निकलने के पहले कोई पॉजिटिव चार्ज तो नहीं मौजूद था ना। दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन के निकलते समय यहां पर डबल पोलैरिटी का पॉजिटिव चार्ज आने लगा, डबल यूनिट का इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पॉजिटिव पोलैरिटी का आने लगा, तो दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन को निकलना कठिन था। चलो 2 भी निकल गया, तीसरे वाले को निकलना तो और ज्यादा कठिन होते चला जाएगा। समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूं? मैं ये बताना चाह रहा हूं कि लाइट अगर आ रही होगी ना ऐसे करके, तो ऐसा भी नहीं है कि सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। पहला निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन, दूसरे को निकलने में डिफिकल्टी होगी। दूसरा भी चलो निकल गया, बहुत ज़्यादा एनर्जी वाला मैं रेडिएशन दिया हूं मान लो, दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन भी निकल गया, तीसरे वाले को निकलने में डिफिकल्टी होगी। चलो मान लेते हैं 100 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, तो 101 नंबर वाले इलेक्ट्रॉन को निकलने में डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी और वो निकलना नहीं पसंद करेगा।
वो इतनी एनर्जी कभी अचीव ही नहीं कर पाएगा कि पॉजिटिव 100 यूनिट वाले पॉजिटिव चार्जेस को, उनके अट्रैक्शन को डोमिनेट करके वो दूर ही जाए। ये अचीव करना एकदम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा सबसे लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन के लिए। शायद समझ पा रहे हैं मेरी बात को। इस बात को स्टेटमेंट में लिखिए, लिखते लिखते शायद और अच्छे से समझ में आ जाए कि द इजेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in photoelectric effect causes development of positive charge on the surface। मानते हैं इस बात को? और ये जो पॉजिटिवली डेवलप्ड चार्ज है ये और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलने से रोकेगा। ठीक, इसको मैं कई तरह के एग्जांपल्स देके समझा सकता हूं, लेकिन तुम इन्हीं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के टर्म्स में ही समझिए आप इसको। द इजेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन causes development of positive charge, and this developed positive charge hinders the ejection of further electrons. This developed positive charge prohibits ejection of further electrons after certain limit। तो ये अच्छी बात थी कि खराब बात थी? एम याद रखो, हम लोगों को ऑब्जर्व करना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। तो यार 100 इलेक्ट्रॉन्स निकले, 200 इलेक्ट्रॉन्स निकले, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स निकलना बंद हो गए। 100-200 इलेक्ट्रॉन्स को आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, ठीक है? और वो भी बहुत जल्दी निकल के और एक स्टेडी स्टेट आ जाएगा जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स का निकलना बंद हो जाएगा फिर। ठीक, तो इस बात को ऑब्जर्व करना और डिफिकल्ट हो गया। तो अब देखिए कैसे करके एक्सपेरिमेंटल सेटअप को एस्टैब्लिश किया गया। समझना जरा ध्यान से कि क्या जबरदस्त काम किया गया। एक सिंपल से प्रोसेस से इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर दिए। ऊपर में ट्रांसपेरेंट है, अंदर में वैक्यूम है, ये सब डिस्कशन हो चुका है। माना कि इस तरह से रेडिएशन आया था, ठीक, और इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहे हैं लगातार, अभी निकल ही रहे हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं अभी। किया क्या जाता है कि जिस तरह का मेटालिक सरफेस था जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले थे, ठीक वैसा ही मेटालिक सरफेस एक दूसरे साइड में टारगेट के तरह रख दिया जाता है। ठीक है ना? पहला वाला था मेटालिक सरफेस, नाम रख दो इसका प्लेट नंबर ए। इसका नाम कैथोड होता है या एनोड होता है, तुम ज्यादा बेहतर जानते होगे। प्लेट नंबर ए, इससे इलेक्ट्रॉन्स निकले, वो जाके गिरे प्लेट नंबर बी पर। इससे क्या फायदा हुआ? वेट करो। प्लेट नंबर बी पर जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे, प्लेट नंबर बी पर नेगेटिव चार्जेस इकट्ठा हो गए, अगर पहुंचे इलेक्ट्रॉन्स प्लेट नंबर बी पर तो, और प्लेट नंबर ए पर इकट्ठा हुए हैं पॉजिटिव चार्जेस। करते क्या है हम लोग? ऐसे करके एक वायर से ए वाले प्लेट के साथ प्लेट नंबर बी को कनेक्ट कर देते हैं। ऐसे ध्यान से सोचो, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। होगा क्या? जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे प्लेट नंबर बी पर, वो इस वायर के थ्रू मूव करके, क्यों वो मूव करेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट है। एक प्लेट पर नेगेटिव पोलैरिटी, नेगेटिव पोटेंशियल आ जाएगा, बी वाले प्लेट पर नेगेटिव पोटेंशियल आ जाएगा, ए वाले प्लेट पर पॉजिटिव पोटेंशियल आ जाएगा, अगर चार्जेस मूव नहीं किए तो।
वायर में अंदर ही अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो जाएगा, जिसके वजह से चार्जेस को फ्लो तो करना पड़ेगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट है ये, ठीक। प्लेट नंबर बी पर इकट्ठा होने वाले इलेक्ट्रॉन्स वायर से मूव करके, ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो दिखाया हूं, करंट नहीं है ये, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तुम खुद सोचो, अच्छा इससे फायदा क्या हुआ इन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो कर जाने से? बहुत बड़ा फायदा हुआ। फायदा यह हुआ कि प्लेट नंबर ए पर जो पॉजिटिव चार्ज बन जा रहा था, जो आगे इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलने से रोक रहा था पॉजिटिव चार्ज, वो अब पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। कौन न्यूट्रलाइज कर देगा? यही वाले जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए थे वो घूम के आएंगे या दूसरे को किसी को धक्का दे के भेजेंगे प्लेट नंबर ए पर। और प्लेट नंबर ए से, फाइनल बात, प्लेट नंबर ए से इलेक्ट्रॉन्स के इजेक्शन के बावजूद इस सेटअप में प्लेट नंबर ए की न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी, और जितने आसानी से पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतने ही आसानी से 100वां इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा। 1,00,000 नंबर का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो भी उतनी ही आसानी से निकलेगा, और ये कंटिन्यूअसली इजेक्शन होते रहेगा। आपको प्रॉपर मौका मिल जाएगा, आप एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कर पाएंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को होते हुए, ठीक है। तो अब आप क्या करिए, जितना मुझे बोलना था मैं बोल दिया, एक बार लिख दो फाइनल सेटअप। फाइनल सेटअप कैसा होता है? तो देखिए कैसा होता है, यही वाले डायग्राम को रीड्रॉ कर दे रहा हूं आपको। बुक्स में डायरेक्ट यहीं से डिस्कशन का शुरुआत मिलेगा, ऐसा करना नहीं चाहिए किसी भी बुक में। ये वैक्यूम चैम्बर है, लिखो इसे वैक्यूम चैम्बर। वैक्यूम की क्यों जरूरत है ऑलरेडी आप जानते हैं। ये एक मेटालिक प्लेट जिससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा होगा, रेडिएशन इस तरह से इंसिडेंट है। रेडिएशन का मतलब लाइट, यहां पर लिखें इंसिडेंट, ये फाइनल डायग्राम है, इंसिडेंट रेडिएशन। और ये निकलते हुए इलेक्ट्रॉन्स को आप ऐसे एनसर्किल करके नेगेटिव चार्जेस को आप दिखा दें निकलते हुए। जब आप दोबारा देखेंगे डायग्राम को आपको समझ में आएगा ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि इजेक्ट हुए। कंप्लीट नहीं हुआ अभी, ये प्लेट नंबर ए था। अभी प्लेट नंबर ए के ठीक वैसा ही प्लेट नंबर 2 भी, प्लेट नंबर बी भी यहां पर लगा देंगे हम लोग। ये रहा प्लेट नंबर बी। और प्लेट नंबर बी पर पहुंचने के बाद, इलेक्ट्रॉन्स को यहां पर पहुंचने के बाद, नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस अभी मत दिखाओ, आप क्या करें कि बी वाले प्लेट से, रुक जाओ मुझे बना लेने दो पहले। बी वाले प्लेट से ऐसे करके एक वायर दिखाइए जो कि यहां से ऐसे करके गया, और बीच रास्ते में क्या करो ना तुम, एक एमीटर लगा दो ऐसे। एमीटर, एमीटर क्या करेगा? अगर ना आप आगे पढ़ाई करोगे फिजिक्स की तो आप ये देखोगे कि जितना भी फिजिक्स में कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है ना आजकल, उन सभी एक्सपेरिमेंट्स में ऑब्जर्वेशन में केवल करंट को या वोल्टेज को मेजर किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कितना भी छोटा सा करंट हो उसको मेजर करना बहुत आसान है एमीटर से, क्योंकि एमीटर से बहुत ज्यादा प्रिसीजन को अचीव किया जा सकता है, सिमिलरली वोल्ट मीटर से भी। खैर, तो एमीटर बीच में लगा देंगे। अब एमीटर से होके अगर इलेक्ट्रॉन गुजरा पर यूनिट टाइम तो एमीटर उसको डिटेक्ट कर लेगा। और एमीटर अगर डिटेक्ट किया, बैटरी तो लगाए ही नहीं है अभी, है ना, अभी बैटरी लगाए ही नहीं है, वो ऑब्जर्वेशंस के समय लगाएंगे। लेकिन एमीटर में अगर रीडिंग आया इसका मतलब चार्जेस का फ्लो हुआ है, और चार्जेस का फ्लो तब तक नहीं हो सकता जब प्लेट नंबर ए से बी तक इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ना हुआ हो। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर ए से बी प्लेट तक जाएंगे तो एमीटर रीडिंग होगा। अगर एमीटर रीडिंग हुआ, दिस शोज दैट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हैज अकर्ड। तो सिर्फ इस डायग्राम के तुरंत बाद आप लिख दीजिए एग्जिस्टेंस ऑफ रीडिंग, एग्जिस्टेंस ऑफ एमीटर रीडिंग proves occurrence of
occurrence of photoelectric effect। किस पर हुआ है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? प्लेट नंबर ए पर कि बी पर? ए पर हुआ है, बी तो इकट्ठा करने के लिए था। ठीक, अच्छा, एक दो बातें हैं। ये जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स थे ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के दौरान निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स जो थे, इनको कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, लिख दो जरा, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इनका नाम है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और दूसरी बात कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स निकले ना, इन इलेक्ट्रॉन्स का ही नाम मैं बताया अभी अभी आपको, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। दीज आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो करंट एस्टैब्लिश होगा, करंट का डायरेक्शन जरा दिखाओ तो, अपने डायग्राम में दिखाओ पहले एरो से। इन वायर्स में करंट का डायरेक्शन दिखाइए, दिखा दिए। बी वाले प्लेट से वायर के अंदर से होके, एमीटर से होके गुजरने के बाद ए वाले प्लेट तक जा रहा है कौन? इलेक्ट्रॉन। तो उसके रिवर्स डायरेक्शन में करंट एग्जिस्ट करेगा। और इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के वजह से एस्टैब्लिश्ड जो करंट होता है, कहते हैं इस तरह के करंट को फोटो करंट। लिख दो आप खुद से, द करंट एस्टैब्लिश्ड ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड फोटो करंट। ठीक, हम लोगों ने सीखा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है और कैसे एक्सपेरिमेंटल सेटअप को डिजाइन किया गया। स्टेप बाय स्टेप हमने सीखा कि कैसे एक्सपेरिमेंटल सेटअप से हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ कि नहीं। अभी तक मैं आपको ये नहीं बता, 10 साल बाद की बात नहीं बताया मैं कि क्या इसमें ऐसे ऑब्जर्वेशंस थे जिसको हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे उस समय। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरह से अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक, पूरा कंप्लीट किया, अगर इस समय तक अगर तुम देख लिया वीडियो को, तो आगे अब कहीं और से रेफरेंस मत लो, मुझे ही बताने दो। और मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पूरी तरह से कंप्लीट करूंगा, यूट्यूब की बात कर रहा हूं। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आप कंप्लीटली जिस तरह से मैं बता रहा हूं उस तरह से सीखिए। ठीक, थोड़े आपके दिमाग को चैलेंज मिलेगा और आपको सीखेंगे। तो इसके क्या क्या ऑब्जर्वेशंस थे, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करना नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से शुरू करेंगे। और अगले 3 वीडियो लेक्चर्स तक हम लोग सिर्फ बात कर रहे होंगे ऑब्जर्वेशंस क्या थे। और तीसरे वीडियो लेक्चर के बाद, मतलब अभी के बाद से 3 और लेक्चर्स में हम लोग बात करेंगे सिर्फ इस बारे में, स्टेप बाय स्टेप, छोटे छोटे वीडियोज में, कि क्या ऑब्जर्वेशंस थे जो एक्सप्लेन नहीं हो रहे थे। फिर मैं आपको यह कहूंगा कि पूरी तरह से सोचो कि कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हो तुम। ठीक, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा क्या आइंस्टीन ने एक्सप्लेनेशन दिया, उन्होंने क्या इक्वेशन प्रपोज किया और उससे कितनी ज्यादा सिंप्लीफाई हो गई सारी चीजें। खैर, वीडियो देखने से कोई खास इफेक्ट आता नहीं है। आप 24 घंटे के लिए केवल याद रख पाएंगे इस वीडियो को, अनलेस एंड अनटिल आप क्वेश्चंस करें। अगर आप IIT सर्किट के प्लेटफॉर्म पर कर रहे हैं, इस वीडियो लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं, तो आपके सामने तुरंत क्वेश्चंस आ जाएंगे असाइनमेंट के। अगर आप कहीं से भी और देख रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में असाइनमेंट का एक PDF भी मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के पहले असाइनमेंट को ज़रूर कंप्लीट कर लेना, नहीं तो दिमाग में बातें रहेंगी नहीं। ठीक, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं ऑब्जर्वेशंस की शुरुआत के साथ। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।